नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, उत्तर प्रदेश के मथुरा के शाही मस्जिद के सर्वे के आदेश पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान टॉप कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट याचिकाओं की सुनवाई योग्य होने के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका को सुने। इससे पहले सर्वेक्षण से जुड़े आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए थे, जबकि शाही ईदगाह कमेटी ने मथुरा की जिला अदालत के सभी मामले हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिए। 23 जनवरी 2024 को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। बता दें कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाया था। तब हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने के मांग को भी मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले पे ज्ञानव्यापी की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर द्वारा कराए जाने का आदेश दिया था। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित कर सकते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनी है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने उनके अनुसार हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया था कि वह कमल के आकार का एक स्तंभ है, जो कि हिंदू मंदिरों में एक विशेषता है, और शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवताओं में से एक है, जिन्होंने जन्म की रात भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करी थी। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर कहा है कि एजेंसी उनसे 20 जनवरी की दोपहर काके रोड स्थित सीएम हाउस आकर उनका बयान ले सकती है। दरअसल रांची के बड़गई अचल में जमीनी घोटाले की जांच कर रहे ईडी ने सीएम सोरेन को 8वीं बार समन भेजा है। 16 से 20 जनवरी के बीच हाजिर होने के लिए कहा है। एजेंसी ने उन्हें कहा था कि वे 2 दिनों के भीतर बयान दर्ज कराने के लिए समय और जगह निश्चित और सुनिश्चित करें। ईडी ने सोरेन से कहा था कि अगर 16 से 20 जनवरी के बीच वे एजेंसी के समक्ष हाजिर नहीं होते तो उसे खुद जाकर उसके पास आना पड़ेगा। ईडी ने कहा कि ऐसी स्थिति में विधिक व्यवस्था को लेकर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, इसलिए विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को उचित निर्देश दें। इस बीच सीएम सचिवालय का एक संदेशवाहक सोमवार की दोपहर को सीलबंद लिफाफे में सीएम का पत्र लेकर रांची एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी जोनल के दफ्तर पहुंचा था। इसमें सीएम सोरेन ने 20 जनवरी को बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के सीएम हाउस आने को कहा है। उल्लेखनीय है कि रांची के बड़गई अचल की जमीन से जुड़े सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ और जालसाजी के मामले में जांच के सिलसिले में ईडी सीए सोरेन को बयान दर्ज कराना चाहती है। इस मामले में आईएएस छवि रंजन सहित 1.5 दर्जन लोगों की ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस प्रकरण में हेमंत सोरेन की भूमिका के बारे में उनसे कई बिंदुओं पर पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए उन्हें पहली बार 14 अगस्त को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया था। इसके बाद 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर, 4 अक्टूबर, 12 दिसंबर और 30 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच उपस्थित होने के लिए समन भेजा गया था। अगली खबर, प्रवर्तन निदेशालय केंद्र के जल जीवन मिशन के कार्यवाहन में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत राजस्थान भर में 6 से अधिक स्थानों पर तलाशी कर रही है। राजस्थान में जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय एक्शन के मोड में नजर आ रही है। जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश जोशी और 2 ठेकेदारों के घर भी छापेमारी कर रही है। सुबह 6 बजे 5 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई शुरू की गई है। ईडी की टीम पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर की जांच कर रही है। महेश जोशी और उनके परिवार के 2 सदस्यों के कुछ फाइलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। स्मरण रहे कि राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल ने पिछले दिनों ईडी को कुछ दस्तावेज सौंपते हुए करीब 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। इसके बाद विभाग ने शाहपुरा, कोटपुतली की कुछ ठेकेदारों फार्मों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। एफआईआर दर्ज कराने को लेकर मीणा ने अशोकनगर थाने में एक बाहर धरना भी दिया था। इस मामले में उनके साथ पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था से जुड़े डॉक्टर टीएन शर्मा की ओर से एफआईआर का मंजूमन लिखा गया था। इसमें दावा किया गया है कि वित्त विभाग की आपत्तियों के बावजूद जल जीवन मिशन की गाइडलाइन और आरटीटीपी एक्ट के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए सरकार ने टेंडर कर दिए थे। एफआईआर के मंजूमन के मुताबिक जलदाय विभाग ने 6 अक्टूबर 2021 से 24 नवंबर 2022 के बीच 11 विभिन्न कामों के लिए 48 निविदाएं मांगी थी। इन कुल मूल्य करीब 20,000 करोड़ रुपए का था। इन सभी निविदाओं में प्री साइट विजिट का प्रावधान रखा गया था।
अगली खबर, सरकार ने भारत में करोड़ों और अरबों का घपला करके विदेश भागने वालों को जल्दी वापस में दिशा में बढ़ाना कदम उठाया है। घोटालेबाजों की फौज में जो ब्रिटेन में बैठी है उसे वापस भारत लाने के लिए केंद्र एजेंसियों ने एक टीम गठित करी है। सरकार केंद्रीय जांच अभिकरण प्रबंधन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी से बने एक उच्च स्तरीय दल को जल्द ही ब्रिटेन रवाना कर सकती है। इसका लक्ष्य भारत के मोस्ट वांटेड भगोड़ों को वापस लाने की प्रक्रिया को तेज करना है, जिनमें हथियार डीलर संजय भंडारी, हीरा व्यापारी नीरव मोदी, किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर विजय माल्या शामिल हैं। इसके अलावा टीम भगोड़ों की अवैध कमाई का पता लगाने की भी कोशिश करेगी जो उन्हें ब्रिटेन और अन्य देशों की संपत्ति पर खर्च कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इस दल की अगुवाई विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने यूके के अधिकारियों के साथ बैठक तय की है। इन बैठकों में वह सबूत जुटाए जाएंगे जिनसे मालूम चले कि भगोड़े ने लंदन में कितनी संपत्तियां हथिया ली हैं और उनके बैंक खातों का क्या लेन देन है। अगली खबर, दिल्ली में कोहरे की मोटी परत छाई रही और शहर मंगलवार की सुबह भी ठंड से जूझ रहा है और न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो औसत से 4 डिग्री कम है। 4 दिनों से न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और वहीं बुधवार तक शीतलहर की स्थिति जारी रहने की उम्मीद है। IMD के पुनर्नुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। IMD ने बहुत घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इससे हवाई और जमीनी यातायात भी प्रभावित हुआ है। इससे उड़ानों और ट्रेनों में कोई देरी हुई है। 70 से अधिक उड़ानों में देरी हुई है और के रद्द होने की भी खबर है। यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है जबकि दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेक ऑफ जारी रहेगा। जो उड़ानें CAT-3 के अनुरूप नहीं होंगी वे प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अद्यतन उड़ान जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। किसी भी असुविधा के लिए गहरा खेद है। इसके अलावा 30 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इनमें अधिकतम 6 घंटे से अधिक की देरी में है। सुबह 7 बजे पालम हवाई अड्डे पर 100 मीटर और उससे आधे घंटे बाद 0 मीटर दृश्यता दर्ज की गई है, जबकि सफदरगंज हवाई अड्डे पर 50 मीटर दृश्यता दर्ज की गई थी। अगली खबर, यूपी में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले आम आदमी पार्टी के सुंदरकांड पाठ को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आलोचना की है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इन्होंने हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का फैसला किया है। यह निर्णय 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन की वजह से लिया गया है। याद दिला दूं कि ये लोग बिल्किस बानो रेप पर चुप थे और कहा था कि वे सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ करना शिक्षा या सेहत का मसला है? असल बात तो यह है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है। दिल्ली CM पर जुबानी हमला करते हुए ओवैसी ने आगे बोला कि केजरीवाल RSS के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। हम बाबरी की बात भी नहीं करें और आप न्याय मोहब्बत फैलाना का बाजा बजाते रहे और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहे। वहाँ अरविंद केजरीवाल ने 15 जनवरी को कहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले आप नेता दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। आपकी ओर से इस संदर्भ के बयान भी जारी किया गया था। आपके अनुसार पार्टी और विधायक और पार्षद हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ का आयोजन करेंगे। सुंदरकांड के साथ इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। उधर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि अगर कोई शख्स टिप्पणी करता है तो मैं उस पर क्या करूं। आखिरी खबर, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस से बाहर हो गए हैं। ये तब हुआ है जब अयोवा के कॉकस ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीदवार बनाया गया है। विवेक ने कहा कि ये अपना समर्थन ट्रंप को देंगे। रामास्वामी ने ऐलान किया है कि अब वे ट्रंप का समर्थन करेंगे। जब उन्होंने चुनाव से बाहर होने की घोषणा की तब एक महिला ने भीड़ से चिल्लाते हुए कहा कि वे ऐसा ना करें। विवेक ने कहा वही जा नहीं रहे हैं बल्कि वे सबके साथ रहेंगे और ट्रंप को अपना समर्थन देंगे। अयोवा से रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अगर वे राष्ट्रपति बनते हैं तो वे क्या करेंगे। ट्रंप ने कहा कि हम सीमाओं को बंद कर देंगे। फिलहाल हमारे देश का आक्रमण हो रहा है। कॉकस एक तरह से लोकल बैठक की तरह है। ये स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाती है। ऐसे आयोजन स्कूल, जिम, टाउन हॉल जैसी सार्वजनिक जगहों पर होते हैं। इस बैठक में पार्टी के मेंबर्स के साथ आते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय उम्मीदवार को चुनते हैं। हालांकि इसकी प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है, इसे समझना थोड़ा जटिल है। कॉकस में जुटे पार्टी मेंबर्स सीधे तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनाव नहीं करते हैं बल्कि वे डेलीगेट्स चुनते हैं। ये डेलीगेट्स उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालते हैं। हालांकि कई अमेरिकी राज्यों में कॉकस के बदले प्राइमरी चुनाव कराए जाते हैं और उस आधार पर उम्मीदवार को चुना जाता है। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।